प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सत्ता में अब बात सुनीता विलियम्स के पृथ्वी प्रवेश की, जिसका इंतजार पिछले 9 महीने से हो रहा था और इसका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। सुनीता विलियम्स इस वक्त एक अद्भुत सफर पर हैं और वो है अंतरिक्ष से पृथ्वी तक का सफर। अब से सिर्फ 8 घंटे के बाद, यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे वो पृथ्वी पर आएंगी। उनका स्पेस से वापसी का ये सफर समंदर में खत्म होगा। वो जिस स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल से आ रही हैं, उसकी लैंडिंग फ्लोरिडा में अटलांटिक महासागर में होगी। सुनीता विलियम्स सिर्फ 8 दिन की तैयारी के साथ अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन उन्हें वहां 9 महीने गुजारने पड़े। जाहिर है उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। अब इस कष्ट को स्पेस कष्ट भी कह सकते हैं। भले ही सुनीता मुस्कुराकर सारे सवालों और आशंकाओं को दूर कर दें, लेकिन इतना तो है कि जब अंतरिक्ष में बना बनाया प्लान बिगड़ता है और टलता है तो कष्ट तो उठाना पड़ता है। हालांकि आज उनका स्पेस वाला कष्ट दूर हो रहा है, इसलिए आज सत्ता में इस तकनीकी विषय को सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की पृथ्वी पर वापसी कैसे हो रही है, तो इसका जवाब है दिल्ली मेट्रो की अनाउंसमेंट वाली भाषा में आपको बताते हैं। तो शायद ऐसे ही अनाउंसमेंट होते होंगे। पृथ्वी को जाने वाले अंतरिक्ष यात्री ध्यान दें, पृथ्वी की उड़ान के लिए अपना प्रेशर सूट वो पहन लें। हमारी इस यात्रा का अगला स्टेशन पृथ्वी है। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक ये दूरी 400 किलोमीटर की है। स्पेसएक्स ड्रैगन की उड़ान का अगला स्टेशन पृथ्वी है। इस सफर में कुल 400 किलोमीटर का सफर है। स्पेसशिप अधिकतम करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। इस सफर में 16 घंटे 52 मिनट का समय लगेगा। इस हिसाब से सुबह 3:27 पर लैंडिंग होगी। ये स्पेसक्राफ्ट अटलांटिक सागर में लैंड करेगा और दरवाजे समंदर में ही खुलेंगे। जैसे ही दरवाजा खुलेगा 288 दिन के बाद सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर होंगी, यानी कल की सुबह एक खुशखबरी लेकर आएगी। वैसे 9 महीने स्पेस स्टेशन में रहकर वापस आना सुनीता विलियम्स के लिए बहुत भावुक पल था। आज सुबह सुनीता विलियम्स और बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू 10 के सदस्यों ने विदा किया। इस दौरान तस्वीरें खींची गईं, सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद सुबह करीब 10:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन कैप्सूल अलग हो गया और इसने पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू किया। नासा ने इस पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण किया। इस सफर में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, हालांकि इसमें आगे कई चुनौतियां भी हैं। इसे भी हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल पृथ्वी पर आते हुए स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रफ्तार में जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो तेज घर्षण होगा। इस घर्षण से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और तापमान करीब 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तापमान को सहन करने के लिए ड्रैगन कैप्सूल में एक हीट शील्ड है, लेकिन अगर हीट शील्ड को नुकसान हुआ तो बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि इसकी आशंका बहुत कम है। इसके अलावा वायुमंडल प्रवेश पर स्पेसक्राफ्ट की दिशा सही होना भी जरूरी है। स्पेसक्राफ्ट का एंगल गलत हुआ तो स्पेसक्राफ्ट अपनी दिशा भटक सकता है। भारतीय समय के मुताबिक ड्रैगन कैप्सूल देर रात करीब 2:40 पर वायुमंडल में प्रवेश करेगा। विज्ञान की भाषा में इसे डी ऑर्बिट बर्न कहा जाता है। पृथ्वी के करीब आने के बाद ड्रैगन कैप्सूल की गति को बहुत कम किया जाएगा। लैंडिंग के दौरान 4 पैराशूट खुलेंगे, जिससे स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे समंदर में उतरेगा। इस दौरान वहां नासा की टीम मौजूद होगी, यानी सुरक्षित लैंडिंग के लिए स्पेसक्राफ्ट की गति और दिशा पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ये काम किसी भी स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर करते हैं, जो अंतरिक्ष यान के छोटे इंजन होते हैं। बोइंग के स्टारलाइनर से सुनीता विलियम्स की वापसी इसलिए ही नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके थ्रस्टर्स में हीलियम लीकेज थी। लेकिन सुनीता विलियम्स अब जिस स्पेसएक्स ड्रैगन में सफ़र कर रही हैं, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। स्पेसएक्स ड्रैगन में 18 थ्रस्टर्स हैं। फिलहाल ये सभी सही काम कर रहे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट की गति को कंट्रोल करते हैं, साथ ही स्पेसक्राफ्ट की दिशा भी यही तय करते हैं। किसी आपात स्थिति में थ्रस्टर्स कैप्सूल की दिशा भी बदलते हैं। लैंडिंग के वक्त सही एंगल भी इन्हीं से तय होता है। इस हिसाब से अगर देखें तो इस सफर में चुनौतियां तो कई हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि ये सफर पूरी तरह सुरक्षित होगा।
इसे आसानी से समझने के लिए हम आपको एक डेमो रील भी आइए दिखाते हैं। That sounds right. So you have a go to translate to ESP2 with 5, which when you get that badge. तो सुनीता विलियम्स की धरती पर अंतरिक्ष से वापसी बस कुछ ही देर में होने वाली है। हमारे साथ इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष पुरोहित हैं, आपको ये समझाने के लिए कि ये क्यों अहम है और ये कैसे होगी। डॉक्टर पुरोहित प्लीज बताइए। देखिए, ये जो हमें दिख रहा है ये क्रू मॉड्यूल है। इसी से एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं और इसी से वो वापस आते हैं। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर से गई थी, लेकिन वो इसके अंदर वापस आ रही हैं। ये जो हमें पार्ट दिख रहा है, ये कैप खुल जाता है और यहाँ पर डॉकिंग अडेप्टर्स होते हैं। डॉकिंग अडेप्टर्स का रोल है इस पूरे व्हीकल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ने का। अभी ये अलग हो चुका है, तो यहाँ के डॉकिंग अडेप्टर्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ दिया, ये पीछे आए। इसके अंदर एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, उसने धक्का मारा और ग्रेजुअली मूव आउट हो गया। तकरीबन पहले 200 मीटर दूर आता है, उसके बाद एक 4 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का एक वर्चुअल इलिप्सॉइड अज्यूम करा जाता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि इसको उससे बाहर आ जाना है। तो मतलब वो कोई कुछ ऐसा कोई घेरा है, कोई वायुमंडल है, क्या है वो? नहीं, वो वर्चुअली बनाया गया है, एक स्फीयर है, इलिप्सॉइड स्फीयर है कि आपको इसके बाहर आ जाना है। फिर इसके थ्रस्टर्स फायर करे जाते हैं। थ्रस्टर्स को फायर करके इसकी ऑर्बिट को स्टेबल किया जाता है, क्योंकि अभी तो बस ये दूर जा रहा है, लेकिन इसको धरती के चारों तरफ घूमना है। तो अगर इसकी ऑर्बिट को स्टेबल नहीं किया तो ये अब नहीं तो 1-2 चक्कर काटने के बाद अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा गया तो इसकी ऑर्बिट को स्टेबल करते हैं, जिससे कि ये घूमे धरती के चारों तरफ ही, घूमे तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी दूर रहे। और डॉक्टर पुरोहित, क्योंकि कल्पना चावला का इतिहास हमारे पास है, वो घटना कोई भूलता नहीं है, तो जब वो अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में घुस रहे होंगे और उस वक्त जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, वो कितना इम्पोर्टेंट या सबसे कितना ज़्यादा रिस्की पार्ट है? देखिए, जो सबसे क्रूशियल पार्ट है, जो सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट वो वही है। क्योंकि वहां पर जैसे ही एटमॉस्फेयर को टच करेंगे, पहले तो इनको एक धमाका सा सुनाई देगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो ब्लास्ट इनटू द एटमॉस्फेयर होगा। फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये विंडोज हैं जिसके बाहर एस्ट्रोनॉट्स देख सकते हैं। यहाँ पर इनको जो है प्लाज्मा रन करता हुआ दिखाई देगा। इनके रेडियो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएंगे। 6 मिनट तक कुछ नहीं सुनाई देगा इनको, ना तो नीचे से कोई इनसे बात कर सकता, ना ये उनसे बात कर सकते। ये पूरा प्रोसेस होगा। टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाएगा 1500-1600 डिग्री, हाँ, सेंटीग्रेड में मैं बता रहा हूँ। फिर ये जो पार्ट है यहाँ पर, जब अब अगर इसको देखिए तो कौन सा पार्ट है जो आगे आएगा, तो ये वो पार्ट है जो एंटर करेगा। तो यहाँ पर एक एब्लेटिव लेयर लगी हुई होती है। एब्लेटिव लेयर का मतलब ये है कि वो गर्मी को लेती है और गर्मी को लेकर उड़ जाती है, जिससे कि टेम्परेचर जो है वो अंदर न जाए। अंदर का टेम्परेचर उतना होना चाहिए जितने में इंसान आराम से रह सके। तो आप जो बात बोल रहे हैं वो ये सब कुछ उन 35 से 45 मिनट में होने वाला है, जिसमें इनका टचडाउन हुआ।